प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम कवि परिचय की बात करें तो कवि निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। कवि निराला मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा केवल 9वीं कक्षा तक महिषादल में हुई। उसके बाद कवि स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी ज्ञान अर्जित करता है। कवि को संगीत और दर्शन शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। कवि निराला जी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवि पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जो कि उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। इनका पारिवारिक जीवन ज़्यादा सुखी नहीं रहा, दुख और संघर्ष से परिपूर्ण रहा, और इसका कारण है इनके आत्मीय जन या इनके जो प्रिय जन थे उनका समय से पहले निधन जो हुआ उसने कवि को भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी कवि को निरंतर संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण इनका जीवन दुख और संघर्ष से परिपूर्ण बताया गया है। कवि का देहांत सन 1961 में हुआ। प्रमुख रचनाएं यदि हम इनकी देखें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति विस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। तो यहाँ हम देखते हैं कि काव्य लेखन के अतिरिक्त कवि ने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध जैसी विभिन्न विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। निराला रचनावली के नाम से 8 भागों में 8 खंडों में इनके संपूर्ण साहित्य को प्रकाशित किया गया है और विभिन्न विषयों पर इन्होंने अपने साहित्य लेखन का कार्य किया है, जैसे दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, प्रकृति का विराट स्वरूप इनके साहित्य में देखने को मिलता है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी निहित है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवि विद्रोही स्वभाव का रहा है, जिसके कारण विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए नए प्रयोगों को संभव किया, जिसका तात्पर्य है कि उस समय कवि जिस शिल्प को लेकर या जिन प्रयोगों को लेकर काव्य लेखन कर रहे थे, निराला जी ने उनमें नए नए प्रयोग कर कर परिवर्तन को आवाज़ दी और नए प्रयोगों को संभावना देते हुए उनको अपने काव्य में लागू किया। छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले निराला जी थे। निराला जी ने विभिन्न प्रकार से उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जो व्यक्ति हैं उनको अपनी कविताओं में गहरी सहानुभूति प्रदान की है। साथ ही शोषक और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। यदि हम प्रस्तुत कविता उत्साह के
परिचय की बात करें तो हम देखते हैं कि उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है, जैसे पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला, नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवि की प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है जिसमें बादल का आह्वान किया गया है और इसमें कवि ने बादल को संबोधित करते हुए कविता लिखी है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है और इस कविता में बादल के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है, जैसे पीड़ित और प्यासे व्यक्ति की आकांक्षा को पूरा करने वाला बादल को बताया है। साथ ही नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव, क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी बादल को बताया है। इसके अतिरिक्त कवि ने बादल को निराश, हताश लोगों के मन में उत्साह का संचार करने वाला तथा नए जीवन का संचार करने वाला भी बादल को बताया है। आगे अगर हम और कविता के बारे में जानें तो प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखा है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कविता में जहाँ कवि की सुंदर कल्पना का प्रयोग देखने को मिलता है, वहीं क्रांति चेतना भी दिखाई देती है। तो ये दोनों ही तत्व बड़े ही दमदार ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं। कवि के अनुसार सामाजिक क्रांति और सामाजिक बदलाव में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बात को कवि ने कविता में आए नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखा है। अब यदि हम कवि द्वारा लिखित प्रस्तुत कविता का वाचन करें तो कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो यहाँ इन काव्य पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द आए, जिनमें धाराधर जिसका अर्थ बादल, छवि जिसका अर्थ है सौंदर्य या सुंदरता, नूतन शब्द का अर्थ है नया, ललित शब्द का अर्थ है सुंदर और वज्र शब्द का अर्थ है कठोर। अब यहाँ हम देखें, पहली ही पंक्ति में कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल गरजो, बादल गरजो अर्थात हे बादल गरजो। आगे कहता है कि घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, अर्थात हे बादल, धाराधर ओ बादल, हे बादल तुम आकाश में चारों ओर से घिर घिर कर घोर गर्जना करते हुए गरजो। यहाँ कवि इन पंक्तियों में बादल के गरजने पर बल दे रहा है, जिसका तात्पर्य है कि कवि का मानना है कि बादलों के गर्जना में या बादलों की गर्जना में हताश, निराश लोगों के मन में उत्साह का संचार करने का भाव निहित होता है। जो लोग अपने जीवन में हार चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार से पीड़ित हैं, उन लोगों में नए जीवन का संचार करने का संदेश बादलों की गर्जना में निहित है। इसलिए कवि बादल को गरजने के लिए कह रहे हैं। आगे कवि कहता है कि ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। दोनों पंक्तियों का अर्थ साथ लेके अगर हम चलें तो कवि कहता है बाल कल्पना कैसे पाले, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और ऊपर घेर घेर में भी
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इन दोनों पंक्तियों का अर्थ यदि हम देखें तो कवि कहता है कि हे बादल, या यूँ कह सकते हैं कि कवि कहता है कि बच्चे की कल्पना के समान सुंदर काले घुंघराले बालों सा बादल दिखाई दे रहा है, या बच्चे की कल्पना के जैसे सुंदर काले घुंघराले बालों जैसे बादल दिखाई दे रहे हैं या बादल लग रहे हैं। तो यहाँ कवि को जो बादल है वो बच्चे की कल्पना के जैसे काले और घुंघराले सुंदर बालों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आगे कवि कहता है कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। तो यहाँ कवि का मानना है कि बादलों के हृदय में बिजली का सौंदर्य उपस्थित होता है, और नीचे लिखा है वज्र छिपा, जिसका अर्थ है कि बादल वज्र सी कठोरता भी रखता है बिजली के रूप में। तो यहाँ कवि कहता है विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। तो यहाँ कवि शब्द का प्रयोग बीच में किया है। इसका तात्पर्य है कि कवि कहता है कि जिस प्रकार से कवि अपने मन में क्रांति चेतना की शक्ति, सामाजिक बदलाव और सामाजिक परिवर्तन के भाव अपने मन में रखते हुए अपनी कविता के माध्यम से इनको अभिव्यक्त करता है, ठीक उसी प्रकार बादल भी विद्युत यानी बिजली के प्रकाश के रूप में सामाजिक क्रांति का भाव अपने अंदर निहित रखता है। अतः कवि बादल को कवि की भांति नई कविता करने के लिए भी कहता है, और कवि के समान बादल को नए जीवन का सूत्रपात करने वाला बताया है। तो इसीलिए कवि कहता है कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, अर्थात जिस प्रकार से कवि के हृदय में क्रांति चेतना की शक्ति, सामाजिक बदलाव एवं सामाजिक क्रांति का भाव निहित होता है और कवि नए जीवन का सूत्रपात करने वाला होता है, ठीक उसी प्रकार बादल भी अपने हृदय में छिपी हुई बिजली के प्रकाश के माध्यम से हताश निराश लोगों में उत्साह का संचार करने वाला और कवि की भांति नए जीवन का सूत्रपात करने वाला बताया है। आगे कवि कहता है कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, अर्थात हे बादल, तुम अपने अंदर की कठोरता को छिपाकर नूतन कविता, कवि की तरह एक नई कविता फिर से लिख दो या लोगों के हृदय में भर दो, बादल गरजो, अर्थात हे बादल तुम गरजो। तो यहाँ एक बार पुनः क्रम से अगर इसका भावार्थ देखें तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि कवि कहता है कि बादल का आह्वान करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम आकाश में चारों ओर से घिर घिर कर घोर गर्जना करते हुए गरजो। हे बादल, तुम बच्चे की कल्पना के समान काले घुंघराले बालों के समान सुंदर लगते हो। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका स्वीकार करते हुए कवि कहता है कि हे बादल, तुम्हारे हृदय में बिजली का सौंदर्य और वज्र सी कठोरता दोनों समाहित हैं। तुम कवि के हृदय में छिपी क्रांतिकारी शक्ति के समान ही चमकती बिजली के प्रकाश एवं बरसात की सहायता से उत्साह, क्रांति चेतना एवं नए जीवन का संचार करने वाले हो। कवि बादल से अनुरोध करता है कि बादल अपनी वज्र सी कठोरता को अपने भीतर छिपाकर सब में नई स्फूर्ति, उत्साह और नए जीवन का संचार करे। इसीलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ कठिन शब्द विकल, जिसका अर्थ है व्याकुल, उन्मन कहीं मन ना टिकने की स्थिति अर्थात अनमनापन, निदाघ का अर्थ है गर्मी,
यहाँ निदाग का अर्थ है गर्मी, सकल सारे, अनंत का अर्थ है आकाश। तो यहाँ विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। तो यहाँ निदाग का अर्थ है गर्मी और सकल सारे जन यानी लोग। कवि कहता है कि विश्व के सारे लोग निदाग यानी गर्मी के कारण, विकल यानी व्याकुल, उन्मन यानी बेचैन थे। तो दोनों पंक्तियों को साथ लेकर अर्थ निकालेंगे कि गर्मी के कारण, निदाग के अर्थ हुआ कि गर्मी के कारण विश्व के सारे लोग व्याकुल और बेचैन थे, अर्थात उनका मन कहीं नहीं टिकता था, गर्मी से परेशान थे सारे लोग। और ऐसी स्थिति में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी कवि कहता है कि जब सारे लोग, विश्व भर के सारे लोग जब गर्मी से बेचैन और व्याकुल थे, तब न जाने किस दिशा से बादल, अनंत यानी आकाश, आकाश में बादल घिरकर आते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल, तुम इस गर्मी से तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से शीतल कर दो, अर्थात ठंडा कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। तो यहाँ इसका पुनः भावार्थ यदि हम देखें तो कवि कहता है कि कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना करता है कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि कहता है कि विश्व के समस्त लोग भीषण गर्मी के कारण व्याकुल हो तड़प रहे थे। तपती गर्मी के कारण उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं। कवि कहता है कि हे बादल, घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल कर दो। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग तपती गर्मी के प्रकोप से बच जाएंगे और उनका मन उत्साह से भर जाएगा। इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहता है कि जिस गर्मी से तपती धरती पर भी बादलों के आने पर नए अंकुर फूटते हैं, ठीक उसी तरह नई आशा, उत्साह, क्रांति चेतना द्वारा सामाजिक बदलाव तथा नए जीवन का संचार किया जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरह से गर्मी के कारण धरती सूख रही है, उसमें पपड़ी पड़ने लगी है, उसकी जो उत्पादन करने की क्षमता है वह नष्ट हो रही है। ऐसे में बादल बरसात कर कर गर्मी में नए जीवन का संचार करता है और विभिन्न प्रकार के पौधों के रूप में अंकुर फूटते हैं बीजों से। और ऐसे ही लोगों के मन में भी नई आशा, उत्साह और क्रांति चेतना का एक तरह से जन्म होता है लोगों के मन में, और इसलिए कवि ने बादल को गरजने और बरसने के लिए कहा है। आगे अगर हम इस कविता की प्रमुख बातों पर ध्यान दें तो बादलों को नवजीवन, उत्साह, क्रांति चेतना एवं सामाजिक बदलाव का सूत्रपात करने वाला बताया है। घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है। घेर घेर ललित ललित विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली हिंदी में यह कविता लिखी गई है। धन्यवाद।